आज का हमारा टॉपिक है 1830 की क्रांति के बारे में, जो जुलाई के महीने से शुरू हुई, जुलाई माह में, और फिर धीरे धीरे इसका प्रभाव यूरोप के अनेक देशों में पड़ा। यूरोप के देशों की बात की जाए उस समय इसके पृष्ठभूमि में, तो इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे, इसका महत्व क्रांति का देखेंगे कि ये क्रांति फ्रांस से ही शुरू हो रही, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसका प्रभाव यूरोप के अन्य देशों में भी दिखाई पड़ता है। तो अगर हम 18वीं शताब्दी के अंत का यूरोप देखें, यूरोप में क्या स्थिति थी, तो हमें एक तरफ दिखाई पड़ते हैं, एक तरफ इंग्लैंड है, फ्रांस है और स्पेन है। तो इन सब देशों में, स्पेन के अलावा स्वीडन है, इन सब देशों में राजनीतिक एकता लगभग कायम हो चुकी थी। तो ऐसे कई देश थे इनके विपरीत आपको दिखाई पड़ेगा। आप ऑस्ट्रिया को भी इसी में रख सकते हैं। ऑस्ट्रिया का साम्राज्य काफ़ी बड़ा था, उसका साम्राज्य जर्मनी और अन्य क्षेत्रों में भी फैला था। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं इंग्लैंड को, और दूसरी तरफ हम रख रहे हैं देशों को इटली, जर्मनी। ये यहाँ जो है इटली और जर्मनी में एक ही समुदाय के लोग रहते थे, लेकिन इनमें राजनीतिक एकता नहीं स्थापित हो पाई थी, यानी ये देश के रूप में अपनी पहचान अभी नहीं बना पाए थे। और ऐसे ही कई देशों का हाल था। बेल्जियम, नॉर्वे, बेल्जियम की बात करें और नॉर्वे की बात करें, आयरलैंड भी उसमें शामिल था, पोलैंड का क्षेत्र भी शामिल था, और ऐसे बहुत से क्षेत्र थे जो ईसाई राजा वहाँ राज करते थे। तो यूरोप के इन क्षेत्रों पर राजा तो होते, लेकिन प्रभाव किसका होता था? दूसरी शक्तियों का। जैसे मैं आपको बताऊं कि इटली के क्षेत्रों पर ऑस्ट्रिया अपना प्रभुत्व स्थापित कर रखा था। ऑस्ट्रिया, तो ऐसे ही कई क्षेत्र थे। परसा भी वहाँ अपना देख रहा था। परसा का भी एक क्षेत्र पर अधिकार था इटली के। तो ऐसे ही पूरा का पूरा यूरोप जो है बहुत अस्पष्ट, जैसे मैं बताया, बेल्जियम, नॉर्वे और पोलैंड और ईसाई जगत से जुड़े हुए जो राजा थे, वहाँ छोटे छोटे राज्य थे, उनके राजा वो अपनी बड़ी शक्तियों के आगे दबे हुए थे। और अब रही बात यहाँ की जनता की, यहाँ पर राजतंत्र था, कहीं कहीं राजतंत्र के साथ चांसलर का भी पद था, प्रधानमंत्री का। तो वो नहीं चाहते थे उनके अधिकारों को छीना जाए। देखिए, फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति के बाद, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, आप देखिए FR से डिनोट करते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आपको दिखाई पड़ेगा कि पूरी की पूरी एक वैधता का सिद्धांत लागू किया गया उसमें। यानी जहाँ जहाँ जो है राजतंत्र था, नेपोलियन के कारण वहाँ राजतंत्र खत्म हो गया था, पुनः वहाँ पर राजतंत्र की स्थापना कर दी गई। अब इससे हुआ क्या? फ्रांस के लोग भी इससे बहुत ज़्यादा पूरी तरह से संतुष्ट नहीं, क्योंकि फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हो चुकी थी एक बार। जनता अपने अधिकारों की, प्रजा अपने अधिकारों की मांग, अपने अधिकारों को पहचान चुकी थी। और यहीं पे जब भी, जैसे मैं बताया, बेल्जियम, नॉर्वे और पोलैंड जैसे देशों में अगर सुधार की मांग जनता द्वारा की जाती थी, तो उनको दबा दिया जाता था, उनको जेलों में बंद कर दिया जाता था। तो वो ये जो है फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव जब पहुंचा 1789 वाला, या नेपोलियन जहाँ जहाँ गया, तो नेपोलियन का सुधार जो है, जो उसने लागू किए, वहाँ लोकतंत्र की एक चिंगारी सी लग गई। फिर जब नेपोलियन का तो राज, जो नेपोलियन वहाँ से लौट आता है, लेकिन नेपोलियन जो अपने साथ विचार लेके गया था, उन क्षेत्रों पे नेपोलियन ने इटली का भी अभियान किया था। तो जहाँ जहाँ नेपोलियन गया था, तो ये फ्रांस में गणतंत्रीय व्यवस्था के आधार पर वहाँ पर शासन स्थापित कर दिया था, उन क्षेत्रों पर कब्जा करके। लेकिन नेपोलियन का राज्य जब छीना गया वियना में, नेपोलियन की जो शक्ति थी वो नष्ट की गई। वियना कांग्रेस 1815 में बुलाई गई। इसमें जो निर्णय लिए गए, तो नेपोलियन ने जो यूरोप के मानचित्र को परिवर्तित कर दिया था अपने विजय अभियानों में, वो इटली गया, मिस्र गया और भी कई अभियान किए। तो
उन मानचित्र को पुरानी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया गया। वियना में एक्चुअल में क्या था, वियना के बाद भी प्रयास किया गया कि यूरोप में जो है अशांति जो उत्पन्न हो गई है, यूरोप में शांति कैसे स्थापित की जाए। तो यूरोप में शांति की खोज में पवित्र संधि हुई। पवित्र संधि आप देखिए, और इसी की श्रृंखला जिसमें प्रशा और रूस, ऑस्ट्रिया, ग्रेट ब्रिटेन, ये सारे देश शामिल थे। तो इन सारे देशों ने मिलकर यूरोप के भविष्य की बात की कि यूरोप में शांति कैसे स्थापित हो। तो उसमें से कई नेता प्रतिक्रियावादी थे, जैसे मेटरनिक का नाम आता है। तो जो तय किया गया था 1815 के वीना कांग्रेस में, उससे संतुष्ट नहीं हुई थी, उससे संतुष्ट लोग बहुत ज़्यादा नहीं हुए थे यूरोप के देश, क्योंकि कई क्षेत्रों में मांग लगातार उठ रही थी। आप देखिए बेल्जियम की बात कीजिए तो 1830 की क्रांति की जो सबसे पहले प्रभावित हुआ वो बेल्जियम ही हुआ था। बेल्जियम में लगातार मांग हो रही थी कि वहाँ, अब उन समस्याओं को मैं बता रहा हूँ कि वहाँ के लोग क्या डिमांड कर रहे थे, यूरोप के लोग क्या चाह रहे थे, कि उनकी समस्याएं क्या क्या थी। तो ये कॉमन समस्या कुछ मैं नोट किया हूँ, वही आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि कॉमन समस्या क्या थी। तो जहाँ जहाँ फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप जहाँ जहाँ उसके विचार फैले थे, तो वहाँ वहाँ लोग डिमांड कर रहे थे क्या, बहुमत की सरकार स्थापित हो, बहुमत की सरकार। और हम जो प्रतिनिधि चुने वो प्रतिनिधि जाकर हमारी समस्याओं को बेहतर समझते रहेंगे, वो लोग, वो जाकर वो संसद में शासन करें। दूसरी बात, पूर्ण और वयस्क मताधिकार को लेकर, पूर्ण और वयस्क मताधिकार को लेकर फ्रांस में देखिए अभी यही पूर्ण और वयस्क मताधिकार, ये मताधिकार जब छीना जाता है 75% लोगों से, तो फ्रांस की जनता, जो एक 1830 की क्रांति का कारण भी बना, फ्रांस की जनता नाराज हो जाती है। तो पूर्ण वयस्क मताधिकार की बात कर रहे थे कि सभी को वोट देने का अधिकार हो। और तीसरी बात उसमें कही कि धार्मिक सहिष्णुता हो, धार्मिक सहिष्णुता। चौथी बात उसमें कही गई कि समाचार पत्रों में जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है, समाचार पत्रों को प्रतिबंधों से मुक्त किया जाए। इसके अतिरिक्त भी लोगों के अन्य देशों में अलग अलग मांगे थीं। जैसे इंग्लैंड औद्योगिक प्रधान देश था उस ज़माने का, जो है औद्योगिकरण का अच्छा खासा लाभ वो कमाया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। तो उसके यहाँ ये भी मांग उठने लगी थी कृषि सुधार हो और व्यापार संबंधी नियम भी बनाया जाए। तो ये सारी समस्याएं यूरोप में थी। समाचार पत्र, जो राजा के खिलाफ कोई खबर छापता था तो उसको, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। या कोई, आप देखिए कि कोई धार्मिक व्यक्ति है, कितना भी वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके खिलाफ छाप दिए, कोई समाचार पत्र छप जा रहा है तो राजा से मिलकर उसको दबवा देता था। तो कुल मिलाकर आप देखिए यूरोप के कई देश अभी जो राजनीतिक संघर्ष कर रहे थे वो अपनी पहचान के लिए, जैसे इटली, जर्मनी, लेकिन बाद में वो उनका एकीकरण हुआ तो एक राष्ट्र के रूप में वो स्थापित हो गए। तो ये राष्ट्रीय भावना 1830 की क्रांति जो रही, समस्या आपने देख लिया क्या क्या यूरोप की समस्या थी। 1830 की क्रांति ने यूरोप के में लोकतंत्र और राष्ट्रीयता की भावना का विस्तार किया। अब जो दबे थे अपने राजा से, 1830 की क्रांति हो गई। राजा जैसे कि 1815 से लेकर 1830 तक की बात करें आप, तो यूरोप में ऐसे राजा थे, ऐसे मुखिया थे राज्यों के, जो किसी तरह के परिवर्तन का विरोध कर रहे थे। क्योंकि अगर जनता जनार्दन जागरूक होकर जो अपने अधिकारों की मांग कर रही है, तो उन्होंने यूरोप के राजाओं ने 1789 में देखा कि फ्रांस में किस प्रकार जो है क्रांति हुई राजतंत्र के विरुद्ध। दूसरी बात, राजा की हत्या हुई, राजा को
पेरिस की सड़कों पर दौड़ाया गया और रानी की भी हत्या हुई। और जो फ्रांस में सुधार नेपोलियन ने किया था, नेपोलियन कोड वगैरह, वो लोगों ने जब उसको पढ़ा, उसको जाना, तो उससे बहुत प्रभावित हुए। तो इसके इन सब उपलब्धियों को दरकिनार करते हुए वियना कांग्रेस ने जो 1815 में थी, पुनः स्थापित कर दिया क्या वहाँ राजतंत्र, कुछ सुधारों के साथ। लेकिन बहुत सुधार उस समय भी नहीं स्थापित हुए। यानी फ्रांस जहाँ 1789 से पहले खड़ा था, उससे तो कुछ तरक्की हुई थी 1815 तक, क्योंकि जनता को काफ़ी सारे अधिकार खुलकर पूरे तौर पर तो नहीं दिए, लेकिन बहुत हद तक उनको अधिकार बाद में दिया गया। 1830 के क्रांति के पश्चात देखिए, अभी जब राजा आएगा, लुई नामक राजा जब बनेगा यहाँ, आगे मैं बताऊंगा, तो उसने अपने यहाँ सुधारों के साथ ही वो गद्दी पर आया था। लेकिन बाद में वो भी किसी न किसी कारण से अपने सामंतों और अपने धार्मिक व्यक्ति जो उसको राजा बनाने में मदद किए थे, उनके आगे वो घुटने टेक देता है। तो ये सारी चीज़ 1815 से 30 तक मैं आपको बता रहा था। जो राजनीतिक व्यवस्था थी यूरोप की, वो पूरी तरह से 1815 से 1830 तक यूरोप में किसी भी तरह से उसमें परिवर्तन करने का मतलब है, राजा या जो राज्य का मुखिया था उस ज़माने में वहाँ, वो अपना अस्तित्व संकट में मानता था। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर अधिकार दिया गया तो जनता और अधिकारों की डिमांड करेगी। तो 1830 तक जब ये पुराना राजतंत्र स्थापित कर दिया गया है, तो उसके बाद रूढ़िवादिता तो राजतंत्र में थी ही, तो रूढ़िवादिता ने अपना स्थान फिर बनाना शुरू कर दिया। और रूढ़िवादिता में जानते हैं कि कुलीन वर्ग का फिर बोलबाला हो गया यूरोप में। यही स्थिति यूरोप की थी। फ्रांस की बात करिए या यूरोप की बात करिए, थोड़ा बहुत अंतर आपको दिखाई पड़ेगा। और इसी बीच बौद्धिक क्रांति भी हो चुकी थी। अगर ये 1830 की क्रांति के कारणों की बात करें तो आपको बौद्धिक क्रांति के भी प्रभाव दिखाई पड़ेंगे। बौद्धिक क्रांति तो हो ही चुकी थी पुनर्जागरण के रूप में, और अब धर्म से लोग ऊपर उठ चुके थे यूरोप में। लेकिन बहुत से क्षेत्र में थे, यूरोप के बहुत से क्षेत्र थे जहाँ पर अब भी धर्म की प्रधानता बनी हुई थी। आप बात कीजिए कि फ्रांस से इस क्रांति की शुरुआत हुई। और फ्रांस में जो सारी घटनाएं 1789 के समय हुई थी, उसके बाद यानी फ्रांस में 1789 से लेकर 1830 तक की जो घटनाएं हुई, उसमें 1820 की एक घटना है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको आगे हम बताएंगे। और एक बात तो जान लीजिए पृष्ठभूमि के अंतर्गत कि 1815 से लेकर 1850 तक, कुछ विद्वान इसको 1830 तक मानते हैं, लेकिन सीडीएम गडलबी कहते हैं कि इस बीच 1815 से 1830 के बीच यूरोप में तो साहित्य का विकास हुआ, कला का विकास हुआ, विज्ञान में आविष्कार खूब हुए, और साहित्य में खूब लेखकों का नाम गैटे, हीन और वर्ड्सवर्थ, शैली, बायरन, तमाम तरह के आपको साहित्यकार मिल जाएंगे। अगर राजनीतिज्ञों को ढूंढना शुरू करें तो आपको शायद आधा दर्जन ही राजनीतिज्ञ मिल सके मुश्किल से। अब उस समय समाज पर अगर बात करें 1815 तक, 1815 से उन्होंने 50 माना है, लेकिन कई अपवाद इसमें दिखाई पड़ते हैं बीच में। 1815 से या 1830 तक अगर हम बात करें तो 1830 तक यूरोप में राजनीति का उतना गहरा प्रभाव नहीं था। यही वजह है कि राजतंत्र बना हुआ था। राजनीति का तो बहुत गहरा प्रभाव ना था। लोग क्या कर रहे थे, अपने उद्योगों का विकास कर रहे थे यूरोप के, वैज्ञानिक खोजें की जा रही थी, वैज्ञानिक खोजों के अलावा कला का खूब विकास हो रहा है, धार्मिक आंदोलन हो रहे हैं, विश्व प्रेम की भावना कही जा रही है। विश्व को जैसे कि आप देखिए कि पवित्र संधि के अंतर्गत आप जो जार अलेक्जेंडर था, पवित्र संधि जो हुई थी, चतुर्मुखी संधि बाद में पंचमुखी हो गई, 5 राष्ट्र जिसमें फ्रांस को भी शामिल कर लिया गया था।
रूस, ऑस्ट्रिया, ग्रेट ब्रिटेन। तो उसमें जार ने ये बात भी रखी थी कि हम ईसाई जगत में ईसाई चूँकि सारे राजा ईसाई हैं और ईसाई जगत के आधार पर हम इंजील जो ईसाइयों का ग्रंथ है उसी को आधार बनाकर शासन करें। यानी पुरातन व्यवस्था को फिर से एक बार कायम कर दी गई थी। वैज्ञानिक विकास तो हो रहे थे, धार्मिक आंदोलन तो हो रहे थे और साथ ही साथ शिक्षा संबंधी तमाम सिद्धांत गढ़े जा रहे थे। इस समय विद्वानों की कमी नहीं थी, लेकिन कुशल राजनेताओं की कमी दिखाई पड़ेगी। अब आते हैं, ये तो उसकी पृष्ठभूमि हो गई। अगर बात करें अब फ्रांस की, तो आपको दिखाई पड़ेगा 1789 से पहले किसी भी देश की जनता में ये ताकत नहीं थी कि वो राजा से भिड़ जाए। 1789 की क्रांति जो फ्रांस में हुई, फ्रांस के लोगों की उत्साह इतनी बढ़ गई कि उन्होंने जो राजनीति जो राजा और उसके दरबार और उसके मंत्री के इर्द गिर्द थी, आप देखिए इस 1789 के क्रांति के बाद राजनीति को फ्रांस की जनता ने दरबारों से बाहर निकाला। अब प्राइवेट राजकक्षों से भी बाहर निकालकर उसे लाकर सड़कों पर खड़ा कर दिया। मतलब राजा की हैसियत फ्रांस वालों ने बता दी है, देखिए आपकी हैसियत यही है, नहीं तो उसे वर्साय से पेरिस खींच कर न लाया जाता कि आप चलिए वहाँ के लोगों की समस्या देखिए। तो राजा के दैवी सिद्धांत जो चला आ रहा था अब तक लोगों के मन में कि राजा के विरुद्ध विद्रोह करना मतलब ईश्वर ने उसको अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया धरती पर। तो ये सारी घटनाएं यूरोप पर काफ़ी प्रभावशाली रही। अब यूरोप के जितने भी प्रभावशाली राजा थे या उनके प्रधानमंत्री थे, इन सब उपलब्धियों को स्वीकार नहीं कर रहे थे। फ्रांस में जो राजा के साथ किया गया, फ्रांस में जो गणतंत्र की स्थापना हुई, वो इसके पीछे अपना संकट देख रहे थे। कहीं वो डर रहे थे कहीं हमारे यहाँ ही न इस प्रकार का हो जाए क्रांति और राजा को पकड़कर कत्ल कर दिया जाए, कोई और घटना हो जाए। इसीलिए वो पुराने व्यवस्था को एकदम बुरी तरह से जैसे भी चल रहा था उनकी नज़र में तो अपने से अच्छा करके चला रहे थे। पुरानी व्यवस्था लोगों पर थोपी जा रही थी। अब यूरोप में कुछ बहुत अच्छे राजा भी हुए जो ये बात कर रहे थे कि जनता को अधिकार दिया जाना चाहिए, और उन राजाओं को कहा गया एनलाइटेंड डेस्पॉट्स। तो ये जो निरंकुश होते हुए भी राजा जनता के लिए उदार बनने की पहल की, ऐसे सुधारवादी राजाओं का भी योगदान रहा। फिर एक वक्त था कि जनता की बात राजा के शब्द ही कानून होते थे। जो फ्रांस में लुई 14वां कहता था कि मेरे शब्द ही कानून है, लेकिन आगे चल के उसके शब्द कानून नहीं रहे बल्कि वहाँ पर संवैधानिक व्यवस्था लागू हो गई। ये फ्रांस के लोगों का उत्साह था, फ्रांस के लोगों का ये एक पहल थी जो यूरोप के लिए एक नमूना प्रस्तुत की। अब सर्वसाधारण के दबाव में बहुत से राजा जो है अपने यहाँ सुधार करना शुरू कर दिए थे। तो इसको हम उसका महत्व में देखेंगे विभिन्न देशों के प्रभाव में, इंग्लैंड के संदर्भ में, फ्रांस के संदर्भ में। तो अगर इंग्लैंड यही बात कर लेते हैं, इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड ने 1830 की क्रांति की खबर सुनी तो लगातार एक के बाद एक कानून पास करना शुरू कर दिया अपने यहाँ। अब उसमें 1830 के बाद 1832 में एक कानून पास किया उसने, या इसको यही छोड़ते हैं, लास्ट में कर लेते हैं प्रभाव में। फिर फ्रांस में घटना देखते हैं कि क्या क्या घटनाएं हुई कि उसके बाद फ्रांस के लोग उठे। 1815 में लुई 18वां
फ्रांस का राजा बनाया जाता है। 1824 तक ये रहता है। लुई 18वां कब से कब तक? 1824, 1815 से लेकर 1824 तक ये फ्रांस का शासक रहता है। इसके बारे में लुई 18वें के बारे में कहा जाता है कि ये लुई जो है एक योग्य व्यक्ति नहीं था, शासक बनने की योग्यता नहीं रखता था। लेकिन उसने जैसे ही वह सम्राट बना तो उसने कुछ बातें कही, कुछ आज्ञा पत्र के माध्यम से वो बात जनता के सम्मुख रखी कि जनता का समर्थन उसे मिल जाए और लोगों का वो संतुष्ट करने की नीति अपनाएगा आगे। पहला तो उसने कहा कि निर्वाचित संसद होगी फ्रांस में, फ्रांस की व्यवस्था जो चलाएगी क्या करेगी? निर्वाचित संसद होगी, जैसा कि यूरोप के देशों में ये मांग चल रही थी कि बहुमत का शासन हो। तो ये एक बात तो उसने मान ली। और दूसरी बात उसने कही व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी होगी लोगों को, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। लुई जब बना, गद्दी पर आया, तो उसने ये राजाज्ञा निकाली कि जो सरकार होगी चुनी जाएगी वो निर्वाचित होगी और फिर उसके बाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता लोगों को मिलेगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में हम फ्रांस को स्थापित करेंगे और समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध लगा है उस प्रतिबंध को हम क्या करेंगे? मुक्त कर देंगे। इस तरह से आप देखिए कि फ्रांस में लुई 18वां जब गद्दी पर बैठा तो उसके गद्दी पर बैठने के साथ उदारवादी जो थे वहाँ के, उनको लगा कि ये तो हमारी सारी बातें मान ले रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। आगे बहुत से इसमें बदलाव आपको दिखाई पड़ेंगे। लुई जो था वो जनता को और पादरियों को और अपने सामंतों को, इन तीनों में वो बैलेंस करने की सोच रहा था कि ये तीनों बैलेंस हो जाएं और हम शासन करते रहें। लेकिन ऐसा संभव नहीं था। फ्रांस की जनता जान चुकी थी अपने अधिकारों को। वह इन सब के बीच क्या करना चाह रहा था? बैलेंस बनाना चाहता था। लेकिन हुआ ये कि राजतंत्र के समर्थक उसके ऊपर हावी हो गए। लुई के ऊपर राजतंत्र के समर्थक हावी हो गए, तो जिसके कारण लुई को इन आदेश वो राजाज्ञा निकाला था उसको किसी न किसी तरह से दबाना पड़ा। अब आगे देखिए, इसी बीच 1820 ईस्वी में एक घटना घटी। इससे पहले ही इसकी पृष्ठभूमि बननी शुरू हो जाती है। नेपोलियन एल्बा से जब लौटा था, एल्बा द्वीप से जब वो लौटा था तो 100 दिनों तक वो शासन किया था। अब 100 दिनों का जो शासन रहा, उसके जितने लोगों ने उसका साथ दिया था, उस शासन में उसका साथ दिया था, सबको पकड़ पकड़ मारना शुरू किया। अब ये विद्रोह जो 1820 में हो रहा है, ये क्या था? मतलब कौन से लोग कर रहे थे? ये विद्रोही वही थे। ये दक्षिणी फ्रांस में हुआ था। ये दक्षिणी फ्रांस की घटना है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय आप देखेंगे जो फ्रांस छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उसके बाद फ्रांस में अराजकता का दौर आया और उस समय चर्च की संपत्ति भी छीनी गई और पुरातन व्यवस्था को समूल नष्ट करने का हर संभव प्रयास किया गया। चर्च की संपत्ति छीनी गई तो बहुत से सामंत थे, उन्होंने सोचा अब हमारा नंबर है, हमारी संपत्ति छीनी जाएगी। तो वो क्या किए? वो जाकर फ्रांस छोड़कर उसकी सीमा पर चले गए, कुछ फ्रांस के बाहर चले गए। जब लुई 18वां गद्दी पर आया, लुई 18वें के समय ये वापस आ गए। जो नेपोलियन और बाद में भगे थे, नेपोलियन ने बुलाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो वापस जब आए तो नेपोलियन समर्थकों को, जो गणतंत्रवादी थे, जो गणतंत्र की स्थापना फ्रांस में करना चाहते थे और नेपोलियन का जो व्यक्तिगत रूप से साथ दिए थे, सबको पकड़ पकड़ कर मारना शुरू किया। अब इसी में देखिए मार्शल ली की हत्या हुई। मार्शल ने की हत्या हुई। 1820 ईस्वी में आर्टोइस के काउंट के पुत्र ड्यूक ऑफ बैरी, 1820 में ड्यूक ऑफ बैरी की
हत्या कर दी गई। अब विद्रोहियों ने राजा को इस बात के लिए मजबूर किया कि वह चर्च के आधिपत्य को स्वीकार करे। चर्च और सिंहासन का, गिरजाघर और सिंहासन का गठजोड़ स्थापित करे। तो ये चर्च राजा को मजबूर किया। कौन? इन विद्रोहियों ने। इसमें भागे हुए अधिकांश सामंत थे। इन्होंने दबाव बनाया राजा पर। इन सब से क्या हुआ? फ्रांस की जनता जो है देख रही थी। फ्रांस की जनता इन सब घटनाओं से और नाराज हुई, उनमें और रोष बढ़ा। इटली इसी समय देखिए कि जब धर्म को थोपा जाने लगा राजा पर, तो एक संस्था बनी इटली और जर्मनी और स्पेन में। इटली, जर्मनी और स्पेन में कार्बोनरी जिसको कहा गया कार्बोनरी। कार्बोनरी क्या थी? ये गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। और इसका उद्देश्य क्या था कि कांग्रेसन नामक जो एक धार्मिक संगठन था, कांग्रेसन नामक जो धार्मिक संगठन था, उसके विरुद्ध ये बनी थी कार्बोनरी। तो कार्बोनरी का अगर इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो ये थोड़ा सा लिखा सही नहीं रहा है, कार्बोनरी। तो ये कांग्रेसन के विरुद्ध बनी थी। कांग्रेसन क्या था? एक धार्मिक संगठन था जो चाह रहा था कि राज्य में धर्म की प्रधानता बनी रहे, लेकिन कार्बोनरी उसको नष्ट करना चाहते थे। अब इसके बाद फ्रांस में नेपोलियन के समर्थकों की हत्या कर दी गई। अब फ्रांस की जनता और भी नेपोलियन को याद किया करने लगी कि नेपोलियन का शासन जो था, कम से कम उसमें हमें धर्म की प्रधानता, तो यानी कि ये कैथोलिक धर्म राज धर्म तो घोषित नहीं था उस ज़माने में। लेकिन आप देखेंगे कि एक वक्त आया लुई के समय ही कैथोलिक धर्म की फिर प्रधानता हो गई फ्रांस में। 1830 की क्रांति का श्री गणेश में बताया कि फ्रांस से हुआ। फ्रांस के जो विद्वत समाज के लोग थे, उन्होंने किया इस क्रांति। और इसी बीच आप देखिए कि 1824 में जब लुई मरा तो फ्रांस की जनता बड़ी खुश हुई। चलिए अब जो है फ्रांस में कुछ नई उम्मीद दिखाई दे, कोई नया राजा आएगा, हो सकता है वो सुधार करे। लुई का भाई जिसका नाम है कॉम्टे डी आर्टोइस, ये राजा बनता है। जो इतिहास में इसको नाम से जाना गया चार्ल्स 10th नाम से इसको इतिहास में जाना गया। इसने क्या किया? अपने ऐसी नीति लागू की कि इसके जितने भी फ्रांस के लोग थे और मुसीबत में, वो अपने आप को मानने लगे कि और ज़्यादा मुसीबत बढ़ गई है। इसने विद्रोह करने के लिए लुई जो है मरा तो कॉम्टे डी आर्टोइस आया, जिसको चार्ल्स 10 नाम से जाना गया। चार्ल्स 10 की नीतियां ऐसी रही कि और विद्रोह के लोगों के असंतोष को और बढ़ाया। अब वेलिंगटन ने लिखा, वेलिंगटन ने लिखा कि चार्ल्स को राजनीति का अनुभव नहीं है, ये राजनीति में अनुभवहीन है। और इंग्लैंड के राजा के समान, इंग्लैंड के राजा के समान, यानी राजा उस समय कौन था? जेम्स द्वितीय था। और इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय के समान उसने क्या किया है? पादरियों के लिए और पादरियों द्वारा सरकार स्थापित की है। अब
चार्ल्स दसम के बारे में ये कहा जा रहा है वेलिंगटन के द्वारा कि पादरियों के लिए और पादरियों के द्वारा सरकार स्थापित की गई। चार्ल्स दसम पर यह माना गया कि पादरियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। अब सर्वसाधारण जनता जो है इन पादरियों को और सामंतों को, सामंत भी इनके पीछे लग गए कि हमारा भी लाभ हो जाएगा, हमारे भी अधिकार वापस हो जाएंगे। तो इन दोनों के आगे चार्ल्स जो है झुक गया और जनसाधारण को वो उससे दुश्मनी मोल लेना वो स्वीकार किया। अब जनसाधारण की अपेक्षा वो पादरियों और सामंतों को ज़्यादा वरीयता देता था और फ्रांस में असंतोष इससे और बढ़ा। और इसी बीच चार्ल्स दसम के समय में एक नवेरिनो का युद्ध फ्रांसीसी सेना लड़ी और इसके बाद अल्जीरिया का क्षेत्र जीता। अल्जीरिया, फ्रांस में कोई खुश नहीं हुआ इससे, क्योंकि राजा के से लोग इतना असंतुष्ट थे। वही सोचिए, नेपोलियन जब विजिट करके भाग कर आया था वो, तब तो उसका स्वागत हुआ। नेपोलियन जब तक विजय दिलाता रहा, वो कहता था कि मैं एक भी युद्ध अगर हार गया तो मुझे फ्रांस की जनता नकार देगी। फ्रांस अपने नए क्षेत्रों पर अगर उसका कोई प्रतिनिधि जीतता था तो उससे बड़ा खुश होती थी। लेकिन चार्ल्स दसम ने की सेना नवेरिन गई, वहाँ नवेरिनों का युद्ध लड़ा, लेकिन आप देखिए कि फ्रांस में इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। फ्रांसवासी जो है खुश नहीं हुए इससे, क्योंकि फ्रांस के जनता नाराज थी। अब इसी बीच एक घटना जुलाई 1830 में, जिसको क्रांति कहा गया है, उससे पहले ही की घटना है कि चार्ल्स ने एक दमनकारी आदमी जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, कट्टर प्रतिक्रियावाद बदले में ये पूरी जिंदगी गुजार दिया, जिसको नाम है पोलिग्नेक को चार्ल्स ने क्या किया, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। पोलिग्नेक, चार्ल्स ने इसको क्या किया, अपना प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दिया। आज जब प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दिया तो इसने ऐसी राजआज्ञा निकलवा दी कि जिससे फ्रांस के में जो है एक आग सी लग गई। 25 जुलाई 1830 ईस्वी को इसने 4 कानून, दमनकारी कानून पारित करवाए। कहाँ पर? सेंट क्लूद में। सेंट क्लूद, इसे ऑर्डिनेंसेस ऑफ सेंट क्लूड या सेंट क्लूड, CLOUD, सेंट क्लूड कहा गया, ऑर्डिनेंस ऑफ सेंट क्लूड। अभी यहाँ ऑर्डिनेंस ऑफ सेंट क्लूड में क्या कहा गई थी, क्या निर्णय लिया गया था? जो 4 दमनकारी कानून पास किए गए थे, अब उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला दमनकारी कानून क्या था? इसने कहा कि प्रेस पे स्वतंत्रता अब नहीं रहेगी, और जो नई सरकार, निर्वाचित सरकार की बात लुई 18वें ने की थी, वो उस नई सरकार जो निर्वाचित हुई थी, उसको, निर्वाचित सरकार को क्या किया गया? भंग कर दिया गया। इस कानून के माध्यम से एक कानून यह भी था, भंग कर दिया गया। अब फ्रांस में जो मताधिकार 100% लोगों को मिल गया था, अब उस मताधिकार को 75% लोगों से फ्रांस को से ले लिया गया और केवल 25,000 व्यक्ति को मत देने का अधिकार दिया गया। इससे फ्रांस की जनता और जो है क्रोधित हुई। अब ये कहा गया, चौथी जो आदेश वो निकलवाया, वो चौथा आदेश ये था कि नए कानून के अनुसार सितंबर के महीने में 1830 यानी सितंबर 1830 में निर्वाचन करने की घोषणा की जाएगी।
यानी जो निर्वाचित प्रतिनिधि हुए थे उनको सब भंग कर दिया गया। नई निर्वाचन की तिथि ये बताई गई 5 सितंबर 1830 ईस्वी में। तो इससे फ्रांस की जनता जो है अब और बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। उसने क्या किया, पेरिस को पूरी तरह से घेर लिया। पेरिस की सड़कों पर 3 दिन तक बताया जाता है कि 3 दिन तक जो है नाकेबंदी चलती रही। विद्रोह का झंडा पूरी तरह से, विद्रोही फिर एक बार पेरिस की सड़कों पर इकट्ठा हो गए, पेरिस को कब्जे में ले लिए एक तरह से कहिए। और 3 दिनों तक बस की ओमनी बस एक वहाँ चलती थी, ओमनी बस। एम बॉडी नामक व्यक्ति चालू किया था वहाँ फ्रांस में, चला रहा था। उसने क्या किया, एम बॉन्डरी BOUDRY एम बॉन्डरी नामक व्यक्ति इसको चला रहा था। उसने किया क्या, पूरी बसों को लगा दिया पेरिस की सड़कों पे, पूरा नाकाबंदी कर दिया, जैसे लाइन से लगा दिया बसों को। अब पेरिस की नाकाबंदी हो गई पूरी तरीके से। अब राजा जो है चार्ल्स दसम को लगा कि हमें प्रजा से समझौता करना चाहिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और प्रजा अब जो है मानने वाली नहीं थी। तो उसने इतना दबाव बना लिया जो जनता या प्रजा कहिए, कि फ्रांस के राजा को देश छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ा। कहाँ भागना पड़ा, देश छोड़कर इंग्लैंड। और जो सैनिक गए थे पेरिस में चार्ल्स दसम के, वो भी क्रांतिकारियों से बहुत से मिल गए थे, विद्रोहियों से बहुत सी मिल गए थे। और एक बार फिर इसके बाद यही क्रांति थी, लुई फिलिप वहाँ का राजा बनाया जाता है इसके बाद। और इसी को कहा गया, ये लुई फिलिप को, ये फ्रांस की जनता का शासक है। यही क्रांति थी 1830 की। अब ये इन घटनाओं का जब बेल्जियम पर, पोलैंड पर जब ये घटनाएं पहुंची, इसकी सूचना, तो वहाँ के लोग भी उठ खड़े हुए। अब देख लेते हैं इसका परिणाम, 1830 की क्रांति का परिणाम क्या निकला, इसका परिणाम देख लेते हैं। परिणाम में देखिए तो एक तो पहले राजा की दैवी शक्ति का, देखिए चार्ल्स दसम हो या लुई 18 हो, ये राजा की दैवी शक्ति पर विश्वास करते थे। इनका मानना था कि ईश्वर जो है जनता का प्रतिनिधि बनाकर मुझे अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है, यानी जनता अगर मेरी बात ठुकराएगी तो अर्थात ईश्वर के विरुद्ध जा रही है, धर्म विरुद्ध जा रही है वो बात। तो लोग, अब तक भावना तो ये थी कि राजा को ईश्वर नियुक्त करता है, मतलब उसको इस लायक करता है तो वो नियुक्त हो जाता है। अगर उसके खिलाफ कोई विद्रोह करता है तो वो धर्म विद्रोह के नाम से जाना गया कि वो अपने धर्म के खिलाफ विद्रोह कर रहा है, राजा जो कर रहा है करने दिया जाए, राजा का निर्णय सर्वमान्य हो। तो ये धारणा, पहली चीज़ तो राजा के दैवी सिद्धांत एकदम से, इसका आप देखिए बहुत से देशों में बहुत बाद में अंत हुए, राजा के दैवी सिद्धांत का अंत हो गया। उसके बाद यही से जुड़ा हुआ आप देखिए, अब कैथोलिक धर्म राजधर्म नहीं रहा। कैथोलिक धर्म क्या रहा, राजधर्म नहीं रहा। अब जो है धर्मनिरपेक्षता की जो बात थी वो फिर से एक बार फ्रांस में लागू। हालांकि ये फ्रांसीसी क्रांति 1789 में भी यही परिणाम आपको देखने मिले। एक तो राजतंत्र का अंत हो गया था, लेकिन पुनः राजतंत्र स्थापित किया गया, राजा के दैवी सिद्धांत छिन गए थे, पादरियों की स्थिति जो है उनके सरकारी कर्मचारी बना दिया गया था। इस क्रांति में भी वो आप देख रहे हैं कि कैथोलिक धर्म, राजा का धर्म, अब राजधर्म नहीं रह गया, और जो सिंहासन और गिरजाघर का गठजोड़ था वो समाप्त हो गया। दूसरा, अगर देखिए दूसरा परिणाम इसका, तो ये मध्यम वर्ग की माना गया है कि ये मध्यम वर्ग की क्या है, विजय है, मध्यम वर्ग की विजय है। प्रोफेसर हेज हैं, वो लिखते हैं कि फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम मध्यम वर्ग की विजय थी। जो मध्यम वर्ग था उसकी विजय थी ये। तो
अब मध्यम वर्ग किन पर भारी पड़ गया? कुलीनों पर और धर्मगुरुओं पर, यानी पादरियों पर मध्यम वर्ग क्रांति सफल हो गई, ने राजा छोड़कर भाग गया, तो मध्यम वर्ग का फिर एक बार प्रभाव फ्रांस में स्थापित हो गया। अब 1830 की क्रांति जो है 1789 की क्रांति की पूरक थी। बहुत सी चीज़ें 1789 में नहीं हो पाई थी, जैसे समानता की बात तो कही गई थी, लेकिन पूरी तरह से वोटिंग का कहाँ अधिकार दिया गया था। फिर उसके बाद धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई थी, लेकिन फिर से ये धर्मनिरपेक्षता हटाकर कैथोलिक धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया गया था, मान लिया गया था। कुलीनों ने दबाव बनाया, पादरियों ने दबाव बनाया। तो उसके बाद स्वतंत्रता, इन सब का हनन हुआ था, जो बीच में हनन हो गया था, बीच में फ्रांस की जनता से ले लिया गया, पुनः एक बार फिर से इसको स्थापित किया गया और ये फ्रांसीसियों के पास बनी रही। इसलिए ये पूरक के रूप में माना गया, क्रांति पूरक थी 1789 की। अब विशेषाधिकार प्राप्त, अगला पॉइंट अगर इसमें देखेंगे तो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग कौन थे? विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग कुलीन थे, पादरी थे। अब कुलीनों पादरियों की स्थिति क्या हो गई? एकदम उनके ऊपर संकट के बादल फिर मंडराने लगे। और फ्रांस में इसके बाद भी तो राजतंत्र आया। मैं बताया लुई फिलिप को फ्रांस का राजा बनाया जाता है, लुई फिलिप फ्रांस का राजा बनता है, लेकिन उसको ये कहा गया कि आप राजा, ये इस विषय पर, इस टॉपिक पे मत चलिए कि राजनीति केवल राजा का अधिकार है राजनीति करना, बल्कि राजनीति कैसी चलेगी अब जनता का निर्णय होगा। तो फ्रांसीसी राजा जो हुआ लुई फिलिप, वो फ्रांस में क्या किया? संवैधानिक राजतंत्र, संविधान भी और राजतंत्र भी साथ साथ चलने लगा। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। हालांकि पहली वाली क्रांति जो हुई फ्रांस में, उसमें भी ये बात आई थी, संवैधानिक राजतंत्र। तो एक बार ये तो आपको दिखाई पड़ेगा, जो सुधार के लिए लोग लड़ रहे थे संविधान के लिए कि संविधान होगा तो उन्हें अधिकार मिलेगा, तो वो बात तो यहाँ भी कंप्लीट दिखाई पड़ती है। लेकिन आगे और भी परिस्थितियाँ चेंज हुई, बदली। गणतंत्रवादी नेता एक था उस जमाने का जो गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था। फ्रांस तो 1830 की क्रांति हो गई, अब राजा छोड़कर भाग गया। अब फ्रांस के लोगों के सामने ये समस्या तो खड़ी ही हो गई कि किस प्रकार से व्यवस्था वहाँ कायम की जाए फ्रांस में। तो लास्ट में राजतंत्र फिर से स्थापित किया गया, लेकिन इस बार राजतंत्र के साथ संविधान भी जोड़ दिया गया था। जो अब तक राजा हुए वो ये मानते थे कि संविधान जो है राजा के अधीन है, लेकिन इसके बाद फ्रांस में और यूरोप में परिस्थितियां बदली, राजा को संविधान के अधीन जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो एक गणतंत्रवादी नेता था केवेनयाक, ये चाहता था, केवेनयाक चाहता था कि फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हो, रिपब्लिक की स्थापना हो, लेकिन फ्रांस में गणतंत्र ना स्थापित करके होकर वहाँ हो गया संवैधानिक राजतंत्र। तो केवेनयाक को उसके दल की सेवाओं के लिए लोगों ने जब धन्यवाद दिया तो उसने कहा, हमें धन्यवाद देना आपकी भूल है, हम इसलिए झुके, यानी गणतंत्र की स्थापना नहीं कर पाए फ्रांस में कि हम में पर्याप्त शक्ति नहीं थी, शक्ति के अभाव में हम हारे थे। तो अब निम्न वर्ग जो था उस जमाने में, निम्न वर्ग पर इसका क्या परिणाम आया? निम्न वर्ग की स्थिति फ्रांस में, निम्न वर्ग क्या हुआ? उद्धार हुआ इस क्रांति के बाद। और मध्यम वर्ग को जो है एक बार फिर से ये अधिकार मिला, मतलब मध्यम वर्ग की ही तो एक प्रकार से जीत थी। उन्हें शासन में, निम्न वर्ग को भी शासन में और मध्यम वर्ग को विशेष तौर पर शासन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात कीजिए, इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा? तो इसका प्रभाव पूरे लगभग जो राज्य बन चुके थे या राज्य बनने की प्रक्रिया में थे, तो वो वहाँ इसका प्रभाव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पड़ा। अगर इंग्लैंड की बात करें
तो इंग्लैंड में ये मानना कि इंग्लैंड में सुधार एकाएक हो गए, ये गलत होगा। इंग्लैंड में भी आकस्मिक क्रांति के तरह कोई सुधार नहीं हुआ। इंग्लैंड की ये सबसे बड़ी चारित्रिक त्रुटि मानी गई कि इंग्लैंड में जो सुधार हुआ वो धीरे धीरे हुआ, वो धीरे धीरे हुआ। कोई क्रांति वहाँ हुई अचानक और वो बदल गया वहाँ व्यवस्था, नहीं, वहाँ धीरे धीरे सुधार हुआ। लेकिन 1800 वहाँ के राजा ने स्वीकार कर लिया था ना कि हम संविधान स्वीकार कर लेते हैं। वहाँ का राजा उदारवादी था, वो सबको संतुष्ट रखने की बात करता था, कहता था कि भाई पोप भी संतुष्ट रहे और जनता भी संतुष्ट रहे। तो इसके लिए वो समय की नज़ाकत को समझा और समय की मांग को समझा और अपने यहाँ सुधार उसने पहले ही करना शुरू कर दिया था। 1830 के पहले 1800 आप देखेंगे कि 1819 ईस्वी में इंग्लैंड में 6 अधिनियम पास हुए थे, जिसको कहा गया ये 1818 के कालसबाद आज्ञाओं के सदृश माने गए। 1830 की क्रांति हो जाती है। इसकी जब सूचना इंग्लैंड में पहुंचती है तो इंग्लैंड के लोग रोड पे आए उससे पहले ही वहाँ का राजा जो है कानून पारित करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, 1832 में एक कानून लाया जिसको कहा गया, इसको रिफॉर्म एक्ट 1832 का रिफॉर्म एक्ट। फिर उसके बाद 1833 में फैक्ट्री एक्ट आया। 1833 में जो क्रांति की मांग थी, मैं कहा था ना कि यूरोप की समस्या थी, जैसे इंग्लैंड जैसे देशों में जो औद्योगिकरण अपने यहाँ कर लिए थे, बेहतर मशीनें लगा लिए थे, तो वहाँ व्यापारिक संबंधी कानून भी बनने थे। व्यापारिक सुधार चाहते थे, कृषक अपनी कृषि व्यवस्था में सुधार चाहते थे, उनकी अपनी समस्या थी। तो 1833 ईस्वी में इंग्लैंड में फैक्ट्री कारखाना अधिनियम आया। ये फैक्ट्री एक्ट और शिक्षा अधिनियम आया 1833 में। 2 फैक्ट्री और शिक्षा एजुकेशन एक्ट, शिक्षा अधिनियम 2 आया, एक फैक्ट्री एक्ट, एक एजुकेशन एक्ट। 1833 के बाद 1834 में एक कानून और पारित किया, ब्रिटेन में लागू हुआ, जिसको कहा गया पुअर लॉ ऑफ 1834। क्या कहा गया? पुअर लॉ ऑफ 1834। अब इसके बाद भी आगे देखिए, इतने कानून पास होने के बाद एक कानून 1835 में इंग्लैंड में पारित हुआ, जिसको कहा गया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1835। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट। तो इंग्लैंड में ये सुधार हुआ। अब फ्रांस में क्या सुधार हुआ वो तो आप ही अभी देखा। बेल्जियम में इस क्रांति का प्रभाव, इससे पहले हम कुछ बातें और देख लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा देख लेंगे कि क्या क्या प्रभाव बेल्जियम पोलैंड पर पड़ा। तो ये इस क्रांति के परिणाम स्वरूप आप देखिए, बेल्जियम, हॉलैंड, पोलैंड, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, और ये इन सब स्थानों पर लोकतंत्र का बयार चला, लोकतंत्र की बयार बहना शुरू हुई। राष्ट्रीयता की भावना और तेजी से बढ़ी और कई स्थानों पर तो क्रांतियां तक हो गई, जिसमें वियना व्यवस्था के तहत क्रांति को रोका गया था। मतलब ऐसी व्यवस्था कायम की गई थी कि फ्रांस जैसी स्थिति फिर ना उत्पन्न हो पाए। तो वियना व्यवस्था में जो ये रोका गया था, तो जब कई देशों में 1830 की क्रांति का प्रभाव पहुंचा, तो वहाँ जब क्रांति होना शुरू हो जाती है तो यूरोपीय देशों को लगा कि खासकर वियना के जो मित्र देश थे, जो वियना के संरक्षक थे, उनके लिए समस्या उत्पन्न हो गई। यूरोप के अंतर्राष्ट्रीय उन्हें लगा कि संतुलन फिर बिगड़ेगा। जैसे नेपोलियन ने एक बार बिगाड़ा था यूरोप का संतुलन, वैसे ही फिर एक बार संतुलन बिगड़ेगा।
एक तरफ तो इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम थे, और जहाँ पर एक तरह से देखिए उदारवाद और राष्ट्रीयता के प्रति लोग आगे आ रहे थे और उस नीति का जो है आगे बढ़ा रहे थे इस नीति को। दूसरी ओर देखिए ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस, इन सब में निरंकुश राजतंत्र और उदारवाद दोनों दिखाई पड़ेगा समय समय पर। और राष्ट्रीय भावना को ये ऑस्ट्रिया ने बुरी तरह से कुचला। राष्ट्रीयता की इटली के एकीकरण में बाधा बना रहा ऑस्ट्रिया, और जर्मनी के एकीकरण में बाधा बना रहा। तो ये जो मैं बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस के जो शासक रहे, तो वो कहीं ना कहीं रूस तो आपको दिखाई पड़ेगा कि वियना में फ्रांस का पक्ष लिया उदारवादी ढंग से, लेकिन ऑस्ट्रिया का जो रुख रहा इसके बाद वो बड़ा ही प्रतिक्रियावादी रहा। अगर इटली में विद्रोह हो रहा है, सेना भेज दे रहा है वो। अब बात कर लेते हैं कि बेल्जियम की 1830 की क्रांति पर जो क्रांति का सबसे पहला प्रभाव देखा गया वो बेल्जियम पर देखा गया। बेल्जियम जो है इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, और 10 नवंबर तक आप देखिए 10 नवंबर 1830 ईस्वी तक राष्ट्रीय कांग्रेस का वहाँ भी अधिवेशन हो जाएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिनमें नवीन राज्य के लिए संविधान निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा, यानी बेल्जियम नामक एक नया देश बनने की प्रक्रिया में हो जाता है। 5 बड़े राज्य जो है, 5 बड़े यूरोप के राज्यों का एक सम्मेलन लंदन में बुलाया गया, और 1831 के प्रारंभ में बेल्जियम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हो जाता है। जर्मनी के साथ क्या हुआ? जर्मनी भी एक 1848 तक की उसकी राजनीतिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनी रही, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। विशिष्ट समितियां बनाई गई थीं राष्ट्रसभा की, जो वहाँ पर राज्यों में विरोधियों को कुचलने के लिए। तो 1830 की क्रांति का जर्मनी पर प्रभाव तो पड़ा, लेकिन 1870 तक आते आते आप देखिए जर्मनी का 1870-71 तक जर्मनी का एकीकरण हो जाता है, इटली का एकीकरण हो जाता है। अब पोलैंड में तो क्या हुई इस क्रांति के परिणाम स्वरूप? पोलैंड में बात कीजिए तो पोलैंड में क्रांति हो गई। जो पुरानी व्यवस्था थी पोलैंड भी उसको आगे बढ़ाना नहीं चाहता था। और स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड में भी, स्विट्जरलैंड में, इंग्लैंड का तो मैं बता ही चुका। तो अब इस प्रकार से कुल मिलाकर जिन जिन राज्यों में 1830 के प्रभाव पहुँचे यूरोप के, उसका परिणाम ये हुआ कि पूरा का पूरा फ्रांस से शुरू हुई ये क्रांति पूरे के जो राज्य बनने की स्थिति में थे और जो राज्य बन चुके थे, तो जो राज्य बनने की स्थिति में थे तो उनमें राष्ट्र निर्माण के लिए मदद किया। इसके परिणाम में आप ये लिख सकते हैं। और जो राष्ट्र नहीं बने थे तो वो बनने में मदद किया। जो राष्ट्र बन चुके थे, अगर वहाँ राष्ट्रीयता की भावना कमज़ोर थी या लोकतंत्र वहाँ नहीं लागू था, तो लोकतंत्र स्थापित करने की जनता वहाँ मांग करने लगी, लोकतंत्र वहाँ स्थापित हो। तो इस प्रकार से देखिए कि पूरा का पूरा 1830 की क्रांति ने संपूर्ण यूरोप को क्या किया? हिलाकर रख दिया। उदारवादी यूरोप में जो उदारवादी लोग थे इसको प्रोत्साहन प्रदान किया, और उदारवादी नेताओं का उसके बाद बोलबाला हुआ। मेटरनिख जैसे लोगों का धीरे धीरे प्रभाव, मेटरनिख का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। अब यूरोप के राजा ये समझ चुके थे कि सुधार का वक्त आ चुका है, अगर अब हम सुधार नहीं किए तो जनता हमें हटा दी गई। दैवी अधिकार जो राजा का था, दैवी सत्ता मानते थे ईश्वर ने उन्हें, ये सब भ्रम टूट गया था लोगों में कि ये कोई राजा ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है। अब प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने इसे रोकने की भी कोशिश की, और इस क्रांति के बाद जो सबसे बड़ी बात आई कि अब देश का शासन राजा के अनुसार नहीं बल्कि प्रजा के अनुसार चलेगा। प्रजा जो निर्णय लेगी लास्ट में राजा को उसे मानना पड़ेगा। लेकिन बहुत सी घटनाएं हुई। अब देखिए जो वियना में बैलेंस की बात की जा रही थी, अगर वही बैलेंस बना होता तो फर्स्ट वर्ल्ड वार होता
नहीं होता तो अलग की बात है। अलग अलग देशों ने जर्मनी यहाँ तक पहुँच गया। इसके बाद 1870 में उस 71 तक उसका एकीकरण हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए वो तैयार हो गया। ऐसे ही देखिए आगे 1848 की क्रांति है, अगला जो है 1848 की क्रांति पे चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।